नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज चर्चा होगी भारत की सबसे जानी मानी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा आज क्यों हो रही है? क्योंकि सोमवार को यानी कल रिलायंस के शेयर एक बार फिर लिस्ट होने जा रहे हैं शेयर बाजार में। आप सोच रहे होंगे कि मजाक हो रहा है। मजाक नहीं हो रहा है। रिलायंस का अभी राइट्स इशू आया था, आपको मालूम है। आमतौर पर राइट्स इशू के बाद भी शेयर लिस्ट होते हैं, लेकिन इस बार के राइट्स इशू की खासियत यह है कि इसमें पार्टली पेड अप शेयर इशू किए गए थे। यानी कि जिन लोगों ने इस शेयरों के लिए अप्लाई किया है, जिनको ये शेयर मिले हैं, उन्होंने पूरे शेयर का पैसा नहीं भरा है। उन्होंने एक चौथाई शेयर का यानी 25% पैसा दिया हुआ है। मैंने इसीलिए कहा है रिलायंस के शेयर की चौथाई लिस्ट होने जा रही है। तो दरअसल ये चौथाई लिस्ट नहीं हो रही, लिस्टिंग पूरे शेयर की हो रही है। फर्क सिर्फ ये है कि उस शेयर का पूरा भुगतान शेयर होल्डर ने नहीं किया हुआ है। उसको उसमें 25% का भुगतान वो कर चुका है। बाकी 75% का पैसा भरने के लिए उसके पास करीब करीब 1.5 साल का वक्त है। तो इस 1.5 साल आप 25% पैसा देकर पूरे टिकट का मजा ले सकते हैं। ये खास बात होती है पार्टली पेड अप शेयर की। और इसीलिए इसमें लोगों की दिलचस्पी है जानने में कि ये जो लिस्टिंग होगी ये कैसी होगी और इसके बाद हमें करना क्या है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दें। एक घंटी जैसा बना हुआ होता है जब आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हो। ये ध्यान रखिए, अगर आप WhatsApp पर देख रहे हैं, किसी ने आपको फॉरवर्ड किया है, तो आपको इसे YouTube ऐप खोलकर उस पर देखना पड़ेगा। तब आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा और नोटिफिकेशन का आइकॉन भी दिखेगा। आप अगर WhatsApp पर ही देख रहे हैं तो आपको ये दोनों चीजें नजर नहीं आएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर नए वीडियो के पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको इसे YouTube के ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज की बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड या चौथाई शेयर के बारे में। इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। इसके ऊपर जो पैसा दिया गया है, जो भुगतान किया गया है, वो है 314 रुपए 25 पैसे। आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े राइट्स इशूज में से एक था। पिछले करीब 20 साल के बाद किसी बड़ी कंपनी ने राइट्स इशू जारी किया और 53,125 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जुटाए इस राइट्स इशू के जरिए। ये बड़ी रकम है, खास तौर पे इसलिए कि इस वक्त जिस वक्त दुनिया में हर आदमी को पैसे की किल्लत है, पैसे की तंगी है, उस वक्त किसी कंपनी में लोग इतनी बड़ी संख्या में रकम लगा रहे हैं, ये उस कंपनी के मैनेजमेंट के प्रति विश्वास और भरोसा दिखाता है। अब प्रश्न यह है कि आपको क्या करना है। आपको यह भी पता होगा कि ये जो राइट्स आए थे, 314 रुपए 25 पैसे तो इसका दाम था। लेकिन पहली बार, जैसे मेरे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे और 15 शेयर पर एक राइट्स अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी थी, मौका था। साथ में पहली बार, पहले भी होता था कि लोग अपने राइट्स बेच देते थे। राइट्स रिनाउंसिएशन फॉर्म मिलता था, आप राइट्स रिनाउंस कर सकते थे दूसरे के हक में, लेकिन वो सब फिजिकली होता था। आप फॉर्म भर के बेचते थे, फिर वहां से दूसरे के नाम फॉर्म आता था। इस बार पहली बार ये जो राइट्स के लेन देन की ट्रेडिंग भी हुई बाजार में। राइट्स रिलायंस RE के नाम से रिलायंस राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग हुई और वो ट्रेडिंग में उसका भाव 150 रुपए से लेके और 238 240 रुपए के बीच में मोटे तौर पे मैंने देखा जब मैं देख रहा था, इतने की ट्रेडिंग हुई है। तो अब जिसने सीधे उसे राइट्स का ऑफर आया और उसने अप्लाई किया, उसके लिए तो इस शेयर का दाम हुआ है आज की तारीख में 314 रुपए 25 पैसे। लेकिन अगर आपने वो राइट्स एंटाइटलमेंट में खरीदा है और वो आपने सेकेंडरी मार्केट में 150 रुपए के प्रीमियम पे खरीदा, तो 314 25 पे 150 जोड़ लीजिए। अगर आपने 200 के प्रीमियम पे खरीदा तो उसमें 200 जोड़ लीजिए। और अगर आपने 240 के प्रीमियम पे खरीदा तो 240 जोड़ लीजिए। सबसे कम में जो लोगों ने खरीदा वो 160 के आसपास उसकी ट्रेडिंग हो रही थी, मुझे याद आता है। तो अगर आपने, मैं कह रहा हूं, 100 रुपए के प्रीमियम पर भी खरीदा है, तो अगर ये शेयर 314 रुपए 25 पैसे का है और अगर ये
₹414.25 के नीचे लिस्ट होता है, तो जिन लोगों ने ₹100 प्रीमियम देके खरीदा है वो नुकसान में है। लेकिन जो रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस है कल का, उसको अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि ये यानी फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो उससे आपको मालूम पड़ेगा ₹1588.70 पे क्लोज हुआ। आप इसको 1600 से ₹12 कम मान लीजिए, तो ₹1600 पे मान लीजिए ये शेयर ट्रेड होता है, तो ये जो पार्टली पेड अप शेयर है 25% का, इसका दाम कायदे से ₹400 होना चाहिए। तो 315 लगाया और 400 पाया। ये बुरा सौदा नहीं है सीधे रास्ते से, मतलब लिस्टिंग गेन के हिसाब से जो लोग सोचते हैं उनके बारे में कह रहा हूं। लेकिन जिसने भी लगाया है, जिसने 150-200 लगाया, वो सोचता है कि भविष्य में ये बढ़ेगा, और ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा सोचा होगा। और आपको कुल मिला के जो समझना चाहिए इस किस्से के बारे में, एक ये, हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो लिस्ट होगा कल से, जब बाजार में आप देखेंगे सोमवार से, तो रिलायंस के 2 शेयर दिखाई पड़ेंगे। और ये जो पार्टली पेड शेयर है, इसका एक्सचेंज सिंबल जो होगा वो रिलायंस ईपीपी होगा। RELIANCE PP, BSE और NSE दोनों पर PP लगा हुआ है, यानी पार्टली पेड। एक रिलायंस RELIND से आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये रिलायंस PP आएगा। तो इसको आप खरीदना चाहें तो ये एक अलग सेगमेंट में ट्रेड हो रहा होगा। और माना यह जाएगा कि सोमवार से इसमें प्रीमियम होगा। ये जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, मान लीजिए 1600 का 400 होना चाहिए, उसके बजाय ये कुछ ऊपर ट्रेड होगा। उसकी वजह ये है कि आप चवन्नी खर्चा करके रुपए का मजा ले रहे हैं। आपको रिलायंस के सारे फायदे मिल रहे हैं, लेकिन आप पैसा 25% दे रहे हैं। बाकी जो पैसा आपको 314.25 एक बार सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है मई 2021 में, और उसके बाद ₹629 का जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा, यानी 50% का, वो आपको देना होगा नवंबर 2021 में। यानी लगभग 1.5 साल का टाइम आपके पास है इस पैसे को चुकाने के लिए। इतना बड़ा ये इशू था, और ये पिछले 10 साल में दुनिया में किसी भी नॉन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी किसी बैंक या ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज की तरफ से तो बड़ा इशू आया है, लेकिन पिछले 10 साल में दुनिया में किसी नॉन फाइनेंस कंपनी ने इतना बड़ा पब्लिक इशू नहीं किया है। और इसमें एक और खास बात है कि इसमें लगभग 59% का ओवर सब्सक्रिप्शन आया था। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझिए कि मुझे ये शेयर मिलने थे 100 के अगेंस्ट, मान लीजिए मेरे को मानी 20 शेयर का मुझे ऑफर आया कि मैं 20 शेयर राइट है मेरे जिनको मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने 20 की एप्लीकेशन लगाई और मुझे 20 मिल गई। ये तो मेरा राइट है। अब मैं सोचता हूं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा लगा दूं। मैंने 50 की एप्लीकेशन लगा दी। बहुत सारे लोगों ने अगर अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं किए हैं, जिनका राइट वास्तव में ये है, तो उसमें जो बचे हुए लोग जो एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं, फिर वो उनके बीच में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहला एप्लीकेशन आया उसमें जितना आया उसको मिल गया और फिर दूसरा। लेकिन जितने राइट्स हैं, जिसके राइटफुल जो क्लेमेंट है, उनको तो राइट तो अपना मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने राइट्स नहीं लिए, किसी ने अप्लाई न किया हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। कई ऐसे हैं जिनके पास शेयर रखे हैं, उनको पता भी नहीं है, उनके पिताजी ने खरीदे थे, सर्टिफिकेट घर में रखा है, अभी तक डीमैट भी नहीं करवाया है। ऐसे लोगों के राइट्स डूब गए होंगे। कुछ लोगों ने सोचा या गफलत में छोड़ गए कि सोचते रह गए, आज करेंगे कल करेंगे, उस दिन रह गए। तो जो कुछ भी अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसकी संभावना इसमें दिख नहीं रही है क्योंकि लगभग 60% का ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो उन लोगों के बीच में ये बढ़ता है। जो प्रमोटर ग्रुप है उसने अपने एंटाइटलमेंट से डबल की एप्लीकेशन लगाई थी कि अगर बाहर जा रहा है जो घी गिरे तो अपनी ही थाली में आए, इधर उधर ना जाए। अब जाकर जब पूरी इस कंपनी की जो कैपिटल है, अब ये 676 करोड़ 20 लाख शेयर इस कंपनी के हो गए हैं। और इसमें जो प्रमोटर ग्रुप का स्टेक है, जो मुकेश अंबानी, उनका परिवार और उनके साथी, जो प्रमोटर ग्रुप जिसको कहते हैं, उनका स्टेक अब 49%, पहले 48.87% था, वो इस राइट्स इशू के बाद बढ़कर 49.14% हो गया है।
मतलब यह है कि उनको कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा उस राइट्स में आ गया है, जिससे उनको ये एक्स्ट्रा वजन इसमें मिल गया है। अब सवाल एक दूसरा उठ रहा है कि इस समय करना क्या है। तो करना यह है कि आपको सोचना है कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा कर रही है, तो आपको इसमें पैसा लगाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, कैसा कर रही है, ये देखना भी इस वक्त जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल में जो एक काम किया हुआ है, वो समझना बहुत आवश्यक है। अभी पिछले 52-53 दिनों में उसने 10 इन्वेस्टमेंट लिए हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, अब ये एक नई कंपनी है, इसका नाम आपने सुना होगा बीच में कि जियो प्लेटफॉर्म्स में, ये कंपनी का नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, यानी इसमें पूरा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, पूरी शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी। लेकिन पिछले 52-53 दिनों में, और वो तारीखों के साथ मैं आपको बता सकता हूं कब कब किसने किया है। हाँ, 22 अप्रैल को ये खेल शुरू हुआ। 22 अप्रैल को ये ऐलान आया कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% यानी 10% से थोड़ा सा कम, सूत भर कम शेयर खरीद लिया है। और इसके लिए उसने 53,573 करोड़ रुपए की रकम चुकाई। 53,573 करोड़ 62 लाख रुपए 22 अप्रैल को आए। लगभग 10% का इन्वेस्टमेंट था। दूसरा इन्वेस्टमेंट आया इसके बाद 3 मई को। 3 मई को सिल्वर लेक नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने लगाया 5,655.75 करोड़, 5,655 करोड़ 75 लाख रुपए। इसके 5 दिन बाद 8 मई को विस्टा की तरफ से अनाउंसमेंट आया 11,367 करोड़ रुपए, और इन्होंने खरीदे 2.32% हिस्सा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इसके बाद आया है 17 मई को, यानी 8 और 9 दिन के बाद जनरल अटलांटिक ने लिया 6,598.38 करोड़ रुपए में 1.34% हिस्सा। इसके बाद 22 मई को, 5 दिन के बाद, KKR एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, दुनिया भर में पैसा लगाती है। आपने उसका नाम कई मामलों में सुना होगा। हाल जो उसका नाम आया है वो कैफे कॉफी डे में उन्होंने पैसा लगा रखा था, और जब वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या का मामला आया तो उस वक्त इस कंपनी का भी नाम उछला था खबरों में। KKR ने लगाया 2.32%, 2.32% हिस्सा खरीदा 11,367 करोड़ रुपए में 22 मई को। उसके बाद 5 जून मुबादला ने लिया 1.85%, 9,093.60, 9,093 करोड़ 60 लाख रुपए में। इसके बाद आई है 5 जून को ही दूसरा इन्वेस्टमेंट है सिल्वर लेक का। आप याद करिए, सिल्वर लेक 3 मई को 1.15% हिस्सा खरीद चुकी थी। 5 जून को उसने 0.93% हिस्सा, 0.93% और खरीदा 4,546 करोड़ 80 लाख रुपए में। और इसके 2 दिन बाद 7 जून को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,683.50 करोड़ रुपए लगाए, 1.16%, 1.16% हिस्सा खरीदने के लिए। और इसके बाद 13 जून को अभी 2 इन्वेस्टमेंट एक साथ आए हैं। TPG, ये भी एक मशहूर प्राइवेट इक्विटी की कंपनी है, उसने 0.93% हिस्सा खरीदा है, बिल्कुल उतना जितना सिल्वर लेक ने खरीदा, और बिल्कुल उतना ही पैसा चुकाया, 4,546.80 करोड़, 4,546 करोड़ 80 लाख रुपए 0.93% स्टेक के लिए। और इसके साथ एल कैटरटन नाम की एक कंपनी है, इसने 0.39% हिस्सा खरीदा है। 0.39% हिस्सा सुनने में लगता है 0.4% भी नहीं है, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 1,894 करोड़ 50 लाख रुपए चुकाए हैं। ये 13 जून का हिसाब है। अब आपको थोड़ा सा मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी दिखा दूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है।
तो ये स्ट्रक्चर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये प्लेटफॉर्म है और इसमें ये पूरी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का था अभी तक। अब इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमने आपको बताए ये आए हैं और इसके बाद नीचे ये कंपनी क्या करती है, जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के पास माई जियो, जियो टीवी प्लस, जियो न्यूज, जियो क्लाउड, जियो कॉल, जियो चैट, जियो सिक्योरिटी, जियो हेल्थ हब, जियो स्विच, जियो ब्राउजर, जियो प्राइम, जियो गेम्स, जियो एडवर्टाइजिंग, ये सब इसके पास है। और इसके नीचे इसकी जो और कंपनियां हैं, इसकी सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। जो रिलायंस जियो टेलीफोन आपको आता है, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड चलाता है, होम ब्रॉडबैंड, घरों में जो ब्रॉडबैंड लगे हुए हैं, जो जियो फाइबर लगा हुआ है, वो जो कनेक्शन है वो जियो प्लेटफॉर्म्स की सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंचती है। और इसके अलावा ये एंटरप्राइज और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए ब्रॉडबैंड का भी काम अलग से करते। तो ये ब्रॉडबैंड का जो काम है उनका, ये इस कंपनी की सब्सिडरी के पास है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, एक्विजिशन किए हुए हैं जो बाजार में, वो उनमें एडिसिस है, जियो सावन है, नेट्राडाइन है, एम्बाइब है, हैप्टिक है, हैप्टिक का नाम आपने सुना होगा जरूर। इस तरह की कुछ कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये पूरा बिजनेस है जो एक अलग बिजनेस की तरह, आप साफ इसको देख लीजिए। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और ये जब इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हो रहा है तो ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जो आया है पिछले इतने दिनों में, इस पैसे का हिसाब देख लें आप। ये टोटल 1,04,326 करोड़ 95 लाख रुपए आए हैं और इसके जरिए 22.38% हिस्सा इस कंपनी का बेचा गया है। ये पैसा अब 1,04,326 करोड़ रुपया कहां गया, सवाल ये है। ये आया है तो क्या है मुकेश भाई को मिल गया? नहीं, ये पैसा मुकेश भाई की जेब में नहीं गया है। ये पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 100% शेयर था, जिसमें से अब उसने ये 22.38% बेच लिया है। इसका जो पैसा आया पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आया। और इसके बारे में जो विद्वानों की राय है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके जरिए अब अपना कर्जा कम करने में लगी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भारी कर्ज हो गया था, ये आपको पता था। पिछले एजीएम में मुकेश अंबानी ने, कंपनी के चेयरमैन ने, अनाउंस किया था मार्च 2021 तक रिलायंस को जीरो डेट कंपनी बना देंगे। जीरो डेट का अर्थ होता है कंपनी पर कोई कर्जा नहीं रह जाएगा। और उस वक्त चर्चा ये थी कि कंपनी पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। तो अब जो कंपनी का हाल है, 1 लाख करोड़ का उन्होंने अपना जो ये इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ये इन्वेस्टमेंट उनके पास आ गया है। और इससे पहले की जो कहानी है कि 2019 तक इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, आप ध्यान दीजिए। और खास तौर से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस में हुआ है वो जियो में ही हुआ है। ज्यादातर खर्चा उनका इस वक्त पिछले दिनों में जियो में हुआ है और 2019 तक ये खर्चा होता रहा है। कुल मिला के कहा जाता है कि रिलायंस ने 5,40,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है पिछले 5 सालों में, 19 के पहले। और इसमें से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया रिलायंस जियो पर खर्च हुआ है। और रिलायंस जियो पर जो खर्चा हुआ है वो आपको पता है कहां हुआ है? ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, सिस्टम सेटअप करने में खर्चा हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा खर्चा वो साल भर जो ग्राहकों को मुफ्त में सर्विस दी गई है, तरह तरह की चीजें वो स्वाद चखाने के लिए दी गई, उस पर बड़ा भारी खर्चा हुआ है। और इसके बाद ही जब ये लगभग 3 लाख करोड़ का खर्चा हो गया, तब उसके बाद मुकेश भाई ने तय किया और ये बात उन्होंने कही है कि हमारा इन्वेस्टमेंट फेज अब फिलहाल कुछ समय के लिए ओवर है। अगले कुछ समय तक ये कंपनी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रही है। तो पिछले महीने की खबर है, अब एग्जैक्ट जो आंकड़ा था वो था कि एक लाख एक एक लाख 61,000 करोड़, 1,61,000 करोड़ रुपए कर्जा कंपनी पर था। और उस वक्त भी कंपनी के सीएफओ ने कहा कि ये साल खत्म होने तक, मुकेश भाई ने कहा था कि 31 मार्च तक, और कंपनी के सीएफओ वी श्रीकांत का कहना है
हम इसी साल यानी दिसंबर तक इस कंपनी को कर्ज मुक्त कर देंगे, यानी जीरो डेट कंपनी हो जाएगी। तो आप 1,61,000 करोड़ में से समझ लें, अगर ये 1,04,000 करोड़ आ चुका है, इसी को इन्होंने कर लिया, तो मुख्य काम आप देखें तो कंपनी इस जोर शोर से इस काम में लगी हुई है कि वो अपना डेट खत्म कर ले। और देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अभी कंपनी और इन्वेस्टमेंट देख रही है, और इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों में, जैसे इसमें जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर अगर आप ध्यान दें तो ये लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट हैं इस तरह के जिनमें कि आपको पैसा मिलेगा। जैसे इनके नाम लेके बताता हूं मैं आपको, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें फेसबुक का इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ ये आपको जो पार्टनरशिप मिलती है ना, आप उसका वजन समझिए। फेसबुक आपका पार्टनर हो गया, इसका स्टेक इसमें अब उसका हिस्सा हो गया, तो उसकी चिंता भी हो गई, तो वो इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए कुछ करेगा। इसी तरह जो सिल्वर लेक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर माना जाता है, बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, सबसे बड़ा अकेले नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कंपनियों में पैसा लगाने वाले, इससे भी भरोसा बढ़ता है। इसी तरह जो जनरल अटलांटिक है, उसने एयरबीएनबी जैसी कंपनी को, उबर टेक्नोलॉजीज को, जो उबर टैक्सी वाली कंपनी है, इन कंपनियों को आगे बढ़ने में मदद की है, पैसा लगाया है। तो ये लोग समझते हैं, जब ये पैसा लगाते हैं, जाहिर है स्टेक ले रहे हैं, तो फिर राय मशवरा भी करेंगे, बात भी करेंगे, पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, और कोई सलाह देनी होगी वो देंगे। मेरा पैसा लगा हुआ है तो मैं अपने हिसाब से सलाह दिया करूंगा। अब ये जो मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अबू धाबी है, ये वाले जो हैं, ये आपके प्राइवेट, आप इनको प्योर ये मान सकते हैं, ये इनमें आप ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैं, इनको लेके बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसमें इसके साथ कोई एक्सपर्टीज नहीं आ रही है शायद। लेकिन अगर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी पैसा लगा रही है, तो फिर अबू धाबी एक अपने आप में एक जगह है, देश है, वहां भी इस कंपनी के आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। इस अंदाज में अगर आप देखेंगे तो अब सोचने की बात यह है कि होना क्या है। ऐसा लगता है अभी जो उत्साह आपको राइट्स इशू के दौरान, राइट्स के एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग के दौरान दिखा, उससे लगता है कि ये प्रीमियम पर लिस्ट होगा। प्रीमियम पर आपको क्या करना है, ये आपको हिसाब लगाना है, क्योंकि अगर आपने 230 रुपए का प्रीमियम देकर इस शेयर में अप्लाई किया है, इस पार्टली पेड अप शेयर में, तो आपके लिए इसका भाव 314 प्लस 230 यानी 545 रुपए के आसपास होगा, तब आप लाभ में रहेंगे। क्या ये भाव 545 पे होगा कि नहीं, ये आपको सोचना है। लेकिन जो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, जिनके पास लंबे समय का पैसा, वो सोचते हैं कि उनको लंबे समय में यहाँ कुछ मिल सकता है, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। और मेरी राय यह है कि जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे आता है, आपको मौका मिलता है, हालांकि इस राइट्स के पहले 1400 के आसपास पे दिख रहा था, अब 1500-1600 की रेंज में दिख रहा है, तो जो नीचे आने की उम्मीद लोग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उन्हें कि नीचे आएगा, तो अभी लिस्टिंग के पहले नीचे आने का सवाल नहीं है, लिस्टिंग के बाद कुछ समय तक और उत्साह बना रहेगा। इस वक्त जिन लोगों ने लिया है वो अपना फायदा कमाने के इरादे से ही लिया है कि लिस्टिंग गेन कमाएंगे, तो अपना अपना लिस्टिंग गेन कैलकुलेट करें और देखें और निकलें। जिनको पैसा लगाना है उनको सलाह मेरी तरफ से, जो मैं करूंगा, मैं सलाह इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूं, मैं मेरी राय, जो मेरा नजरिया है वो मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा दिखता है कि आगे जाके दो अनलॉकिंग इस कंपनी में होनी है, वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है। एक, जो जियो प्लेटफॉर्म्स आपको ये दिख रहा है कि लोग हिस्सा खरीद रहे हैं, अब शेयर होल्डर सोच रहा होगा, पब्लिक सोच रही होगी कि क्या हमको भी जियो में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। अब सबकी नजर है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज अब जियो का आईपीओ लेकर आएगी, क्या वो जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ लेकर आएगी, क्या वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम का आईपीओ लेके आएगी। इनमें से किस कंपनी का आईपीओ आएगा, उसमें क्या रिलायंस के शेयर होल्डर्स को राइट्स या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलेगा, ये प्रश्न है। क्या ये कंपनी अलग होगी तो रिलायंस के हर शेयर होल्डर को जियो का एक शेयर अपने आप मिल जाएगा, ये एक प्रश्न है। और एक और खबर है, वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सरकार के पास एप्लीकेशन लगाई है कि हम अपना ऑयल और केमिकल बिजनेस हाइव आउट करना चाहते हैं, यानी उसको अलग करना चाहते हैं। रिलायंस एक वक्त में कपड़े की कंपनी थी,
उसके बाद उन्होंने कपड़ा कहाँ से बनता है ये हिसाब लगाते लगाते अपने आप को पेट्रोलियम कंपनी बनाया। इस देश की सबसे बड़ी रिफाइनरीज, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक उन्होंने लगाई हैं, और वो पेट्रोलियम कंपनी हो गई। वहां से अब ऐसा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह एक डेटा कंपनी में, टेक्नोलॉजी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे में ये विचार हो सकता है कि हम रिलायंस के केमिकल और ऑयल बिजनेस को अलग कर दें, हम इसको प्योर टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर, जैसे अमेजॉन है, जैसे फेसबुक है, जैसे गूगल है, इस तरह का भारत का एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट खड़ा करें। ये विचार है, ये सपना है। और अगर ऐसा है तो जो शेयर होल्डर आज उसमें इन्वेस्टेड है वो आगे जाकर इसमें कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में क्या नीचे गिरेगा तो गिर सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको क्या करना है ये आपको अपने हिसाब से सोचना होगा कि आप कितने लंबे समय तक इंतजार करना चाहते हैं। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, और ये विचार आप अच्छी तरह से पढ़ लिख कर हिसाब लगा के बनाइए। किसी उड़ती हुई खबर के आधार पर, हर्ड ऑन स्ट्रीट जिसको कहते हैं, किसी व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर फैसला मत करिए। फैसला करने के लिए गंभीरता से अध्ययन कीजिए। लेकिन अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें मेरी राय ये है। और यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं मैं अपना साफ साफ कि मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में आगे भी इन्वेस्टमेंट करने का विचार रखता हूं। आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, और आपको माइंड योर बिजनेस कैसा लग रहा है बताना ना भूलें। इस वीडियो के साथ लाइक का बटन दबाएंगे तो पता चल जाएगा अपने आप, साथ में लिख भी देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब आप इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।